हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। जानिए किस सीट पर कितना राउंड में होगा मतगणना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। के रवि कुमार ने बताया कि 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 14 केंद्रों पर होगी। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 27 राउंड में चतरा व कोडरमा में मतगणना होगी। खूंटी में सबसे कम 16 राउंड में मतगणना होगी। उसी तरह गोड्डा में 26, हजारीबाग और धनबाद में 25, दुमका और सिंहभूम में 24, राजमहल में 23, पलामू में 22, जमशेदपुर में 21, रांची और लोहरदगा में 20 तथा गिरिडीह में 19 राउंड में मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 465 टेबल बनाए गए हैं। वहीं ईवीएम के मतों की गिनती 1429 टेबल पर होगी। उन्होंने बताया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 24 राउंड में होगी। के रवि कुमार ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के मतों की गणना होगी। मतगणना केंद्र के भीतर एक एजेंट अगर एक भी बार मतगणना केंद्र के कैंपस से बाहर निकले तो दोबारा वह भीतर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि मतगणना के दौरान पलामू और चतरा में पारा 44 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। वहीं कोल्हन में दोपहर बाद बारिश का पूर्वानुमान है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत मतगणना केंद्र के भीतर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। कहा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में कुल 139 करोड़ 3,09,542 रुपये की मूल्य अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। जयराम महतो को रांची अदालत से मिली बड़ी राहत। पीड़क कार्रवाई नहीं कर पाएगी पुलिस। जयराम महतो को रांची की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने युवा नेता जयराम के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है। सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले को विस्तार दे दिया है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह फौरी राहत मिली है। राजधानी के नगड़ी थाने में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी हुआ था। अपने समर्थकों के बीच टाइगर जयराम के नाम से मशहूर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता को रांची पुलिस ने बोकारो और गिरिडीह में गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अपर न्यायायुक्त 15 की अदालत में बहस की शुरुआत हुई तो जयराम के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। साथ ही जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दी गई है। कहा कि उसी दिन इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पर पर्चा दाखिल करने के लिए बोकारो पहुंचे थे। यहां रांची से पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। जयराम ने उनसे कहा कि उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है, उसके लिए जाने दे। जनसभा के बाद वह चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर यहां गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो JBKSS के समर्थक उग्र हो जाएंगे, तो उसके बाद की स्थिति की जिम्मेदार पुलिस की होगी। पुलिस ने जयराम महतो की बात को स्वीकार कर ली। उन्हें जनसभा को संबोधित करने के लिए जाने दिया। जनसभा को संबोधित करने के बाद जयराम महतो अचानक से लापता हो गए। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। जयराम महतो और उनके कई समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरोप लगाया कि इन लोगों ने जयराम को भगाने में मदद की। बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने जयराम महतो के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। रांची में मतगणना स्थल पर 4 लेयर की सुरक्षा, पूरे शहर में चौकसी के निर्देश। राजधानी रांची में मंगलवार को होने वाले मतगणना को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची के पांड्रा स्थित मतगणना स्थल पर 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। वहीं पूरे शहर में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय सहित प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे पांड्रा बाजार परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात की गई है। इसके लिए 4 लेयर की सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुरक्षा के लिए रांची जिला के अलावा CRPF जवानों को भी बुलाया गया है। इसके लिए अतिरिक्त 1000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 3 IPS स्तर के अधिकारी, 2 DSP और 6 के करीब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त की गई है। 2 घेरे की सुरक्षा का जिम्मा जिला
सुशीला बल और एक घेरा जेप में जिम्मा रहेगा। वहीं चौथा घेरा मतगणना स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों की होगी। वहीं मतगणना केंद्र के आसपास और शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता की गई है। मतगणना के लिए पहुंचे अधिकारियों और प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट के लिए जो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं वहां मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर भी लगा है। पूरी चेकिंग के बाद ही वहां लोग प्रवेश कर पाएंगे। इसके लिए पुलिस कर्मियों को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि भीड़ जुटने की स्थिति में उन्हें दूर रखा जाएगा। पांड्रा बाजार समिति के मुख्य द्वार से केवल प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रवेश करने दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप, 15 जून को होगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप लगा है। ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 11 समन भेजे थे, जिसमें से केवल 2 समन पर ही हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे। इसे जांच एजेंसी ने समन की अवहेलना मानते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत वर्ष संख्या 3952/2024 दाखिल की गई थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के बाद केस को सीजेएम कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। ईडी की ओर से दायर शिकायतवाद पर मार्च महीने में सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। संज्ञान के बाद कोर्ट ने हेमंत को उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति चौथी बार सीजेएम कोर्ट में नहीं हुई थी। इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में अभी यह मामला लंबित है। ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 20 फरवरी को शिकायतवार दर्ज किया गया था, जहां अपनी याचिका में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत पर समन की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अदालत से कार्रवाई करने की गुजारिश की थी। ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की गई थी। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। झारखंड के 9 जिलों में 5 और 6 जून को लू का येलो अलर्ट। झारखंड में अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मंगलवार से एक बार फिर तापमान में वृद्धि होगा। इस दौरान लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 4 जून को गढ़वा, पलामू और चतरा जिले में लू चलेगी। वहीं 5 और 6 जून को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा में लू चलने की चेतावनी है। 4 जून से तापमान बढ़ेगा। 4 जून को रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और 5 और 6 जून को 41 डिग्री पर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची सहित सभी जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। 5 और 6 जून को रांची में लू चलने की संभावना है। वहीं पलामू प्रमंडल के जिलों का तापमान 45 डिग्री से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का मौसम 8 जून तक शुष्क रह सकता है। मंगलवार को राज्य के गढ़वा, पलामू तथा चतरा जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसी तरह 5 और 6 जून को राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति रहेगी। रांची टाटा हाईवे पर खड़े ट्रक को कंटेनर ने मारी टक्कर, चालक घायल। झारखंड में सोमवार को सुबह सुबह एक सड़क दुर्घटना हो गई। हाईवे पर खड़े एक ट्रक को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चालक घायल हो गया। सीमेंट लदा ट्रक ब्रेकडाउन की वजह से हाईवे पर कल से ही खड़ा था। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में कंटेनर का चालक बुरी तरह घायल हो गया। दुर्घटना में कंटेनर का चेंबर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर काफी देर तक चेंबर में फंसा रहा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चालक को कंटेनर से बाहर निकाला। तमाड़ के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। उसकी पहचान दीपक यादव के रूप में हुई है। दीपक यादव बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एक सीमेंट लदा ट्रक ब्रेकडाउन की वजह से 2 जून से हाईवे पर जोजो डी के पास खड़ा था। इसी ट्रक को जमशेदपुर की ओर आ रहे कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे चालक घायल हो गया। बता दें कि रांची टाटा रोड पर ब्रेकडाउन ट्रकों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ब्रेकडाउन ट्रकों की वजह से एक सप्ताह में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ब्रेकडाउन वाहनों को अगर समय पर हटा दिया जाए तो इतनी दुर्घटनाएं नहीं होगी। एनएचएआई की लापरवाही से तमाड़ के लोगों की जान जा रही है। सुशीला देवी हत्याकांड, बहू की बहन ने किया भरोसे का कत्ल, चाकू घोंप ज्वेलरी लूटी, सबूत मिटाने को लगाई आग।
रामगढ़ शहर के विद्यानगर मोहल्ले में सुशीला देवी हत्याकांड मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने बताया कि सुशीला देवी की हत्या उनकी बहू की बहन और उसके दूसरे पति ने किया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आर्थिक तंगी और घर से भारी मात्रा में जेवरात और पैसा प्राप्त होने के लोभ हत्या के पीछे का कारण बताया जाता है। इसके साथ ही आपसी रंजिश एवं बदले की भावनाओं को लेकर भी योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ डॉक्टर विमल कुमार ने 72 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद रामगढ़ पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। डॉक्टर विमल कुमार ने प्राप्त गुप्त सूचना पर तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का आकलन किया गया। इसके बाद कार्रवाई कर मुख्य साजिशकर्ता कुमारी स्नेहा एवं उसके पति आरिफ नेयर उर्फ आर्या के अलावा कांड में शामिल एक अभियुक्त अफसर अली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, लूटे गए जेवरात, घटनास्थल तक आने एवं जाने में इस्तेमाल किया गया वाहन, मोबाइल फोन, घटना के समय पहना गया जूता, सीसीटीवी का डीवीआर एवं अन्य सामानों को बरामद किया गया है। गौरतलब है कि 30 मई को रामगढ़ शहर के विद्यानगर में 60 वर्षीय सुशीला देवी की हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया था, महिला घर पर अकेली थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर युक्ति समेत 4 लोग महिला के घर में दाखिल हुए थे। महिला घर पर अकेली थी। मृतक महिला के पति रिटायर्ड रेलवे अधिकारी हैं। उनका नाम असरपी प्रसाद है। आसपास से मिली जानकारी के अनुसार रिटायर्ड रेलवे अधिकारी इन दिनों अपनी बेटी के घर में गए हुए थे। झारखंड के गुमला में सड़क हादसा, कार व बस की सीधी टक्कर में 3 की मौत, 1 बच्ची घायल। झारखंड के गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्ची घायल हो गई। बताया जा रहा कि खोरा गांव के समीप कार व मंत्री बस में सीधी भिड़ंत हो गई। इससे यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से हादसे के बाद घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 बच्ची घायल हो गई। मृतक में फादर, सिस्टर समेत अन्य शामिल हैं। गुमला सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर ईसाई धर्मावलंबियों को मिलने पर देखते ही देखते काफ़ी संख्या में भीड़ सदर अस्पताल गुमला में उमड़ पड़ी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग रांची से बरवाडीह जारी जाने के लिए एक्सयूवी वाहन में सवार होकर निकले थे। अपहरण करीब 3 बजे खोरा गांव के पास एक्सयूवी वाहन व मंत्री बस में सीधे टक्कर होने से तीनों की मौत हो गई। निर्वाचन विभाग से बीजेपी की अपील, काउंटिंग एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, स्थल पर न हो अंधेरा। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना आज होनी है। रांची में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग से एक दिन पहले बीजेपी ने निर्वाचन विभाग से अपील की कि बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ओर से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया कि मतगणना के वक्त जनरेटर चलते रहे ताकि थोड़ी देर के लिए भी अंधेरा ना हो। इसके साथ ही अपील की कि मतों की गिनती के दौरान काउंटिंग एजेंट, समर्थक, प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर होंगे, उन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ओर से न्यायिक मामले के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव चुनाव आयोग पहुंचे। बीजेपी ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि काउंटिंग एजेंटों पर हमला हो सकता है। उपद्रवी तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की अपील है। अंत में प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि काउंटिंग में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो, उसके बाद ईवीएम की गिनती हो। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का मतदान 1 जून को संपन्न हुआ। 4 जून यानी आज नतीजे सामने आने वाले हैं। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही। काउंटिंग स्थल पर प्रशासन की ओर से पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बता दें कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर 4 फेज में मतदान संपन्न हुआ है। इसमें झारखंड के पहले फेज में 13 मई में 3 सीट लोहरदगा, पलामू, खूंटी और सिंहभूम पर मतदान हुए। दूसरे फेज में 20 मई को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में वोटिंग हुई। तीसरे फेज में गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में वोट डाले गए। वहीं अंतिम चरण में संथाल के 3 सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान हुए। ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, टेंडर में कमीशन खोरी मामले में होगी पूछताछ। झारखंड के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। मनीष रंजन से टेंडर अलॉट में कमीशन खोरी के मामले में ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। मामला ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे नोटिस पर मनीष रंजन 28 मई को हिनो स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पहुंचे थे। उस दिन पूछताछ के बाद मनीष रंजन से ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अपनी और अपने परिवार के आय व्यय के ब्यौरा के दस्तावेज के साथ 3 जून को आए। मास्क लगाकर आए मनीष रंजन के हाथ में एक फाइल भी थी। ईडी ऑफिस के बाहर उनकी पेशी के मद्देनजर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाही, लेकिन मनीष रंजन ने उनसे कोई बात नहीं की। वह फाइल के साथ सीधे ईडी कार्यालय में दाखिल हो गए। प्यास बुझाने के लिए बंदरों ने लगा दी सिंचाई कूप में छलांग। 35 से ज्यादा की मौत से मचा हड़कंप। पलामू पांकी के सोरठ गांव में सिंचाई कूप में 35 से ज्यादा बंदरों का शव मिला है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्यास बुझाने के लिए बंदर यहां आए थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाने से बंदरों की डूबने से मौत हो गई। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बंदरों की मौत के बाद वन विभाग के कर्मियों को मौके पर भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पांकी के सोरठ गांव के कुएं में डूबकर करीब 35 से 40 बंदरों की जान चली गई है। रविवार की शाम सोरठ गांव में कुछ चरवाहे जंगल में गए थे। इसी दौरान उन्हें कुछ दुर्गंध महसूस हुई। उन्होंने इधर उधर देखा तो पास में ही एक कुआं दिखा जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। जब वे कुएं के पास गए तो देखा कि अंदर पानी पर बंदरों के शव पड़े थे। सभी बंदरों की मौत कब हुई इसकी जानकारी किसी ग्रामीण को नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों में जलाशय सूख चुके हैं, बंदर पानी की तलाश में भटक रहे होंगे। इस दौरान सिंचाई कूप दिखने पर वो प्यास को बुझाने में सफल हो गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाने से डूबकर मौत हो गई। पलामू डीएफओ कुमार आशीष का कहना है कि विभाग के कर्मियों को मौके पर भेज दिया गया है और जांच की जा रही। बंदरों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रांची के 1,06,000 घरों तक पानी पहुंचाने की राह में NHAI का रोड़ा 5 किलोमीटर ही बिछा राइजिंग पाइपलाइन। रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 1 का काम फंस गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा काम करने की अनुमति नहीं देने की वजह से 179.80 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अब काम रोक दिया गया है। NHAI ने रुक्का डैम से आने वाले राइजिंग पाइपलाइन बिछाने के लिए तिलता मोड़ से पांड्रा पिस्का मोड़ रातू रोड चौराहा तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देने से इनकार कर दिया है। NHAI द्वारा NOC नहीं दिए जाने के कारण कुल 22 किलोमीटर से लगभग 5 किलोमीटर ही राइजिंग पाइपलाइन बिछाई जा सकी है। शेष पाइपलाइन बिछाने के लिए अब वैकल्पिक मार्ग की तलाश की जा रही। वैकल्पिक मार्ग मिलने तक कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। राजधानी रांची में पेयजलापूर्ति योजना का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। कुल 563 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में से लगभग 450 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तैयार कर लिया गया है। कुल 14 जल मीनार में से 10 का काम 90% तक पूरा कर लिया गया है, यानी कि गली मोहल्ले में पाइपलाइन बिछा दी गई है। करोड़ों खर्च कर जल मीनारें भी बन चुकी है, लेकिन उसमें जलापूर्ति के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। रुक्का डैम से आने वाले मेन राइजिंग पाइपलाइन का काम 25% भी नहीं किया जा सका है। HEC के सप्लाई वर्कर्स और कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 20 महीने से ज्यादा समय से बकाया है वेतन। HEC के सप्लाई मजदूरों और कर्मचारियों ने सोमवार को फैक्ट्री मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि यहां के मजदूरों का 20 महीने से अधिक समय से पैसा फंसा हुआ है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। वहीं मजदूरों को बिना नोटिस के अचानक काम से बाहर कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर एक सप्ताह के अंदर प्रबंधन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे अधिकारियों का घेराव करेंगे और अपने हक का पैसा लेकर रहेंगे। इस प्रदर्शन में मजदूर संघ के नेता भी मौजूद थे। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल मजदूर संघ के नेता हरेंद्र यादव ने कहा कि HEC प्रबंधन ने सप्लाई मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसके कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा। वहीं 20 महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को रुका हुआ वेतन नहीं मिला है। हरेंद्र यादव ने कहा कि अगर प्रबंधन ने उन्हें बाहर कर दिया तो उनका बकाया पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। वहीं HEC के सेवानिवृत्त कर्मचारी भवन सिंह कहते हैं कि HEC की शुरुआत 1962 में हुई थी और इस दौरान यहाँ के मजदूरों और कर्मचारियों ने अपनी पूरी मेहनत से कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। इससे HEC झारखंड का नाम दुनिया भर में फैल गया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण आज HEC की हालत बदतर हो गई है। आज इसी HEC प्रबंधन ने इन कर्मियों को बकाया वेतन देने के साथ साथ बेरोजगार भी कर दिया है। इन मजदूरों के सुनने वाला कोई नहीं। भवन सिंह का सपना है कि पहले संसदीय समिति और नीति आयोग ने भी HEC को बचाने के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही थी, लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हो सका।
रांची स्टेशन से लड़की को अगवा करने वाला युवक आरपीएफ की गिरफ्त में। रांची स्टेशन से लड़की को बहला फुसला कर अगवा करने के आरोपी युवक उपेंद्र कुमार को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएफ को यह सफलता जीआरपी जवानों की मदद से मिली है। इस संबंध में आरपीएफ ने बताया कि 29 जून को बिहार के गया जिले से एक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त अपनी बहन का इलाज कराने के लिए रांची के कांके सीआईपी आया था। इलाज के बाद घर लौटने के लिए रांची स्टेशन आया। रांची स्टेशन में बहन को टिकट काउंटर के पास हॉल में बैठाकर खाना लाने के लिए बाहर चला गया। खाना लेकर लौटा तो उसने अपनी बहन को वहां नहीं पाया। पहले तो उसने इधर उधर उसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिलने पर इसकी शिकायत जीआरपी थाना रांची में की। जीआरपी रांची ने उसकी शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत कांड संख्या 1224 दर्ज किया। इसके बाद आरपीएफ प्रभारी दिग्विजय शर्मा और जीआरपी प्रभारी प्रदीप मिंज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑपरेशन रेल प्रहरी के अनुसार स्टेशन पर लगे सीसीटीवी को खंगाला। एक फुटेज में आरोपी युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की को बहला फुसला कर स्टेशन से बाहर ले जाते हुए दिखाई पड़ा। इधर 29 जून को अपहृत विक्षिप्त लड़की किसी तरह 1 जुलाई को सुबह अपने गांव पहुंच गई। दूसरी ओर आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी आरोपी के तलाश में लगे रहे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की शिनाख्त के बाद दोनों एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी का नाम उपेंद्र कुमार और उसकी उम्र लगभग 50 साल की है और वो रामनगर थाना नामकुम का रहने वाला है। उसे रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में वोटिंग में पुरुषों से आगे रही महिलाएं मुद्दों पर भी दिखी ज्यादा मुखर। झारखंड की 14 संसदीय सीटों पर मतदान के दौरान महिलाएं पुरुषों के मुकाबले आगे रही। रांची और जमशेदपुर को छोड़कर सभी जगह वोटिंग में महिलाएं पुरुषों से आगे रही। इसके साथ ही महिलाएं अपने चुनावी मुद्दों पर भी मुखर दिखी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पलायन के कारण पुरुषों को घर से बाहर जाना पड़ रहा। पुरुष मतदाताओं में आई भारी कमी के कारण पलायन हो सकता है। बता दें कि 14 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म हो चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आज यानी 4 जून को मतगणना होनी है। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत विधानसभा की 81 सीटें हैं और इनमें से 68 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया है, जबकि 13 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत अधिक है। पुरुषों के कम मतदान के कारण काम के सिलसिले में पलायन की संभावना बताई जा रही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान से जुड़ी एक रोचक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 12 में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। सिर्फ रांची और जमशेदपुर में पुरुष मतदाताओं ने महिलाओं से अधिक मतदान किया है, लेकिन उसका अंतर भी मामूली रहा। के रवि कुमार ने बताया कि सभी 14 केंद्रों पर मतगणना की तैयारी जारी है। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। नियमित अंतराल पर हर राउंड के नतीजे की घोषणा होती रहेगी। उन्होंने बताया कि संभावना है कि शाम 4 बजे तक मतगणना पूरी हो जाएगी। नतीजे ऑनलाइन भी देखे जा सकते हैं। पलामू में रिकवरी एजेंट की गोली मारकर हत्या। बाइक में सवार होकर आए थे आरोपी। पलामू में फिल्मी अंदाज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के सतबरवा डबरा रोड के मलई नदी के फागू सिंह घाट के समीप प्रियरंजन को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक पहुंची गांव स्थित IIFL समस्ता फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट बताया जाता है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम करीब 7 बजे रिकवरी एजेंट प्रियरंजन डबरा गांव की ओर से वापस सतबरवा की ओर आ रहा था। इसी क्रम में फागू सिंह घाट के पास 4 युवकों ने उसका बाइक को रुकवाया और गोली मार दी। गोली लगने से प्रियरंजन की मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद सतबरवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को तुम्बा गांडा नवजीवन अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। जांच करने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक प्रियरंजन छतरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला बताया जाता है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आचार संहिता के बीच इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन की पोल खोलती है। इस तरह से खुलेआम फिल्मी अंदाज में आकर हत्या कर चले जाना कहीं न कहीं बताया जाता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। इस घटना के बारे में थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि उसे सूचना मिली कि युवक को गोली मार दी गई है। मृतक रिकवरी एजेंट है। हालांकि अभी घटना के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कहा काउंटिंग में गड़बड़ी दिखे तो तुरंत बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के
तमाम घटक दल लगातार काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। निर्देश दिया है कि किसी भी मतगणना स्थल पर यदि गड़बड़ी दिखे तो तुरंत सूचित करे। बता दें कि मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जारी एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा। इंडिया गठबंधन ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि काउंटिंग के दौरान सजग रहना है। यदि कहीं धांधली नजर आती है तो वरीय पदाधिकारियों को तुरंत सूचित करना है। इसके लिए बाकायदा लीगल टीम सेटअप किया गया है। कार्यकर्ताओं के नाम लिखे पत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह जनता का चुनाव है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि किस प्रकार बीजेपी और उनके नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, संविधान को बदलने की बात कही। बीजेपी नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुकी है और इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा। कार्यकर्ता टीवी पर समाचार या परिणाम देखने की बजाय स्थानीय पार्टी कार्यालय जाकर वोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, मतगणना स्थल पर गड़बड़ियां न होने दे। जामताड़ा में बिजली के खंभे से गिरा लाइनमैन चालू लाइन में कर रहा था मरम्मत, कमर और दोनों पैर की हड्डी टूटी। जामताड़ा में चालू लाइन में मरम्मत कार्य करने के दौरान एक लाइनमैन बिजली के खंभे से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके कमर और दोनों पैर में एड़ी फ्रैक्चर हो गई है। उसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए धनबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाइनमैन का नाम चंदन झा बताया रहा। मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा में बिजली नहीं रहने की शिकायत पर लाइनमैन खंभे पर चढ़कर कनेक्शन ठीक कर रहा था। इस दौरान उसने बिजली नहीं काट रखी थी। तभी अचानक बिजली का झटका लगने से वह नीचे गिर पड़ा। लोगों के मुताबिक लाइनमैन को शॉट डाउन लेकर कार्य करना चाहिए था, जिससे यह हादसा नहीं होता। बिजली की परेशानी की दूसरी घटना मिहिजाम के राजबाड़ी इलाके की है। यहाँ देर रात अचानक बिजली तार पटाखों जैसी तेज आवाज के साथ आधे घंटे तक जलता रहा। इससे इलाके में रात करीब 1:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी। राजेश ठाकुर ने कहा, मतगणना स्थल पर पलक भी नहीं झपके कांग्रेसी कार्यकर्ता, नहीं तो आंख बंद और डिब्बा गायब। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज काउंटिंग वाले दिन पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरीय नेताओं को मतगणना स्थल पर मुस्तैद रहना होगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सके। राजेश ठाकुर ने कहा कि हम खूंटी नहीं भूले हैं, जहां काउंटिंग में गड़बड़ी करके बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव जिताया गया था। जीत हार का अंतर महज 1400 वोटों का ही था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में एक बार परिणाम आ गया तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने काफी संघर्ष किया था। राजेश ठाकुर ने कहा कि आज काउंटिंग स्थल पर किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को पलक भी नहीं झपकाना है, वरना आंख बंद और डिब्बा गायब वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। बीजेपी इसमें माहिर है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के टेम्पो में पैसा भरकर ले जाने वाले बयान पर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शायद प्रधानमंत्री का टेली प्रमोटर खराब था, इसलिए वह अडानी और अंबानी के घर से टेम्पो में पैसा भरकर ले जाने वाली बात कह गए। पीएम को बताना चाहिए कि पैसा कहां जा रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरे चुनाव कैंपेन में प्रधानमंत्री ने मुद्दों की बात नहीं बल्कि चुनिंदों की बात की। देश में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ी है और इसे खुद प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने खुद कहा कि देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग 2 वक्त के भोजन के लिए मुफ्त राशन पर आश्रित हैं। पीएम इसे बढ़ाने की बात करते हैं, मतलब गरीबी और बढ़ेगी। राजेश ठाकुर का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो हम इसे कम करेंगे। 400 रुपये ट्रैक्टर के बालू की रातों में कीमत 7500, पुलिस से उग्रवादी तक करते हैं वसूली। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित छापर का दामोदर नदी घाट इन दिनों बालू माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित उत्खनन क्षेत्र बन गया है। इस बालू घाट पर ना तो खनन विभाग की नज़र है और ना ही जिला प्रशासन की। यदि नज़र भी है तो सब कुछ फिक्स है। रात के अंधेरे में यहाँ रेत का खेल शुरू हो जाता है जो अहले सुबह तक चलता है। बालू तस्कर छापर समेत किरीगढ़ा और चुरुगढ़ा के आसपास की नदियों से बेखौफ होकर बालू निकालते हैं। इसके बाद इस बालू को रांची, पतरातू और केरेडारी भेजते हैं। इन इलाकों में कई स्थानों पर बालू के लिए डंपिंग यार्ड भी बनाए गए हैं, जहां से रांची समेत आसपास के इलाकों में बालू की सप्लाई होती है। इस अवैध कारोबार में स्थानीय संगठनों से लेकर कई पुलिसकर्मियों का कमीशन तय है। रात के 11 बजे से तड़के सुबह 5 बजे तक फिक्स कमीशन देने के बाद प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू की परिचालन की छूट है। सुबह 6 बजे के बाद बालू की ढुलाई होती है तो कार्रवाई होती है, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र में रहे कि अवैध बालू की ढुलाई पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
बोकारो में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस की सुस्त जांच पर सवाल, ग्रामीण ने पेटरबार थाना पहुंच दिया अल्टीमेटम। बोकारो जिले के पेटरबार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में पेटरबार प्रखंड ग्राम सभा मंच की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीण सोमवार को पेटरबार थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। आवेदन में साफ तौर पर उल्लेख है कि यदि पुलिस 8 दिनों के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। साथ ही NH 23 बोकारो रामगढ़ रोड के साथ तेनू चौक को जाम कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। वहीं आंदोलन की प्रतिलिपि बेरमो SDO, बोकारो DC, बोकारो SP, गोमिया विधायक और मुख्यमंत्री को अग्रसरित कर दी गई है। वहीं मौके पर मृत नाबालिग बच्ची की मां ने कहा कि घटना के 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पूछने पर सिर्फ कोशिश करने की बात कही रही है। ऐसे में पुलिस पर कैसे विश्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि शायद हम आदिवासी और गरीब हैं, इस कारण हमारी नहीं सुनी जा रही है। वहीं इस मौके पर पेटरबार प्रखंड ग्राम सभा मंच के सूरज करमाली ने कहा कि घटना के 27 दिन बीत गए हैं, लेकिन एक भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सामने नहीं ला सकी है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमने आज पुलिस प्रशासन को 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यदि 8 दिन के अंदर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सामने नहीं लाती है तो 9वें दिन ग्राम सभा मंच उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।